हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हुए आज एक नया सेशन लेकर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, सभी का बहुत ज़्यादा आभार। और कि आप सबने इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म को इतना सपोर्ट करा, इतना सराहा, और जो आपने हमें मैसेजेस करे कि एसएससी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में इंग्लिश माध्यम का कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया गया था मॉक टेस्ट के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहा और पूछा गया। ठीक है, इस चीज़ के लिए तो थैंक यू सो मच। और हैप्पी होली सभी लोगों को। एक अच्छा गुड ईविल के ऊपर विजय का एक त्यौहार है, सेलिब्रेट किया जाने वाला है इंडिया में। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से मना रहे होंगे और अपने पेपर्स की एक प्रिपरेशन भी इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ थॉट ऑफ द डे, दैट इज you cannot control the direction of the winds but you can always adjust the sail। अब सेल क्या होता है, कोई एक शिप है, पुराने ज़माने के जो शिप होते थे ना, उसमें एक लंबा सा कपड़े का कैनोपी टाइप होता था, है ना। वो क्यों होता था? वो कोई हवा करने के लिए या दिखाने के लिए थोड़ी होता था कि यहाँ पे कोई शिप जा रहा है। वो होता था कि उसको एडजस्ट करके, अगर हवा इस डायरेक्शन की चल रही है, हमने इस डायरेक्शन में जाना है, तो इसको किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए कि वो हवा की हेल्प से स्पीड और बढ़ सके, मेंटेन हो सके। ठीक है, तो अब हवा तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि परिस्थितियाँ जीवन में आने वाली वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपनी सेल को एडजस्ट करके, अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को, अपने इमोशंस को उस तरीके से एडजस्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब इस बात को ध्यान रखते हुए कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रिपरेशंस। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये आरसी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये है किस बेसिस पे? तो आपको पता है अडानी ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड का केस हुआ है। ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल की एक कंपनी है जिन्होंने इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं कि इन्होंने शेयर मार्केट में को मैनिपुलेट करने के लिए फ्रॉड किया है, काफ़ी ज़्यादा फॉल्स डेटा भी दिया हुआ है ना। तो उस मैटर के ऊपर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बवाल बचा, क्योंकि देखा गया कि अडानी ग्रुप मोदी जी के आने से पहले इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन मोदी जी के सत्ता में आने के बाद 6 से 7 सालों में ही वो ग्रुप एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बन गया, और आज दुनिया के टॉप रिचेस्ट आदमियों में उनका नाम शुमार होता है। ठीक है, तो लोगों ने इसको लिंक करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जिन कंपनी ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, उनका ये भी कहना है कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं उनके साथ में छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, तो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। अब आपको पता है कि शेयर मार्केट जो है उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड करके है। ठीक है, तो सेबी इसके ऊपर रेगुलेटर का काम करता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, अभी हमने कल के सेशन में भी पढ़ा था कि कोई भी मामला की जांच करनी हो तो ज़रूरी है क्या कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो, वही उसका मेंबर हो, तभी वो निष्पक्ष जांच हो सकती है। बिना इसके जो बेसिक इसके रेगुलेटर्स बनाए गए हैं, क्या वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई जिसमें रिटायर्ड जज भी एक उसके मेंबर है सुप्रीम कोर्ट के। तो क्वेश्चन उठ गया कि क्या ये करना ज़रूरी था? क्या सेबी कैपेबल नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ कर रहा है, एक नई कमेटी बना रहा है, तो सेबी जो रिपोर्ट पेश करेगा, सेबी जो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस मामले पे, उसका क्या होगा? ठीक है, तो उसी चीज़ को डिस्कस करते हुए आर्टिकल है। आर्टिकल का ऑडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। शीतल मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है इसको। ठीक है, तो ऑडियो आप वहाँ से सुन लीजिएगा। अब हम चलते हैं, अगर आपने ऑडियो सुन लिया है तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी टास्क्ड विद इन द अडानी केस? बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई उसका क्या टास्क है? अडानी केस में क्या करना है? उन्होंने क्या करना है? इन्वेस्टिगेट करना है क्या फ्रॉड हुआ है, जो रेगुलेटर्स हैं वो कहाँ पे फेल हुए हैं, जो उनके ऊपर फ्लॉटिंग के इल्ज़ाम लगे हैं। मतलब फ्लॉटिंग मतलब होता है डिसओबे करना। ठीक है, तो वो उन्होंने की नियमों को ताक पे रख के उन्होंने काम किया है, तो वो क्यों हुआ? इन्वेस्टिगेशन करना ही मेन पर्पस है।
तो पहला ऑप्शन है इज इन्वेस्टिगेटिंग पॉसिबल रेगुलेटरी फेलियर इन डीलिंग विद एलिगेशंस ऑफ फ्लॉटिंग नॉर्म्स बाय अडानी ग्रुप कंपनीज। बोल रहे हैं कि इसका मेन पर्पस था कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि रेगुलेटरी बॉडीज जो है सेबी द्वारा क्या चूक हुई कि उन्होंने जब डील करा, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे डिसोबे करने के कि इन्होंने नियमों को डिसोबे किया, नियमों को ताक पे रखा अडानी ग्रुप ने, तब सेबी ने उस केस को डील करने में क्या गलतियां करी, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन बाय अडानी ग्रुप कंपनीज। बोल रहे हैं वो इस मसले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को अडानी ग्रुप ने किस तरीके से मैनिपुलेट करा। तो अगर आप जब ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेन जो सुप्रीम कोर्ट, अब कहा तो ये जा रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हमारा मेन पर्पस यही है कि हम सेबी की चूक को देखें। सेबी के इसमें से हमने कोई भी अधिकार कम नहीं किए हैं, सेबी के पास बराबर अधिकार वही रहेंगे, सेबी ही इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन हम सेबी की रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट करेंगे फर्दर कि उनसे क्या चूक हुई। ठीक है, सजेस्टिंग मेजर्स टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटीज मार्केट, कि वो सजेस्ट करेंगे कि हम जो अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको और ज़्यादा कैसे मजबूत करें ताकि वो सिक्योरिटीज़ मार्केट को अच्छे से चला सकें। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो जब आप ये पैसेज पढ़ा है तो आप देख पाएंगे कि उनका मेन पर्पस है इन्वेस्टिगेटिंग पॉसिबल रेगुलेटरी फेलियर इन डीलिंग विद एलिगेशंस of floating norms by Adani Group companies. What has the Supreme Court ordered सेबी टू डू इन अडानी केस? बोले सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी केस में क्या करने को कहा है। उन्होंने उनको पूरा मसला जो है इन्वेस्टिगेट करने को कहा है और जो भी उनको मिले, जो भी उनको सबूत मिले, जो भी उनकी रिपोर्ट हो वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करने को कहा है। यही दो चीज़ें कही हैं। सबसे पहला ऑप्शन, शेयर इट्स फाइंडिंग्स विद सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल, सही है। ये कहा है उनने कमेटी इसीलिए बनाई है। इन्वेस्टिगेट द चार्ज दैट द कंपनीज फेल टू मेंटेन द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग और डिस्क्लोज ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टीज। बोल रहे हैं कि जो कंपनी के ऊपर चार्ज लगा है कि कंपनी फेल हो गई है बुरी तरीके से, एक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का एक क्लॉज होता है, उसको फुलफिल करने में कंपनी फेल हो गई, या फिर उन्होंने जो ट्रांजैक्शंस हैं जिन पार्टीज, अब होता है ना कि पॉलिटिक्स में भी जिन पार्टीज के पास कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है उनको इलेक्शन कमीशन के आगे, वैसे ही इनको भी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है। बट वो फेल हो गए हैं वो चीज़ डिस्क्लोज करने में कि कौन सी पार्टीज का कितना पैसा इसमें लगा है। ठीक है, तो इस चीज़ के जो चार्ज लगे हैं कंपनी के ऊपर उनको इन्वेस्टिगेट करें। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। What is the concern raised about the Supreme Court appointed panel in the Adani case? बोल रहे सुप्रीम कोर्ट के पैनल द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैनल बनाया गया है उसके बिहाफ में, उसके से रिलेटेड क्या कंसर्न उठाए गए हैं। अब जैसे सेबी एक कमेटी ऑलरेडी बनाई, सेबी एक ऑलरेडी रेगुलेटर है, ठीक है, आपने इसके ऊपर भी एक कमेटी बना दी, तो ये अपनी जांच करेंगे, फिर इनको कुछ फाइंडिंग मिलेंगी, तो इन्होंने क्या करना था, इन्होंने एक्शन लेना था। अब ये एक्शन नहीं लेके फिर अपनी दूसरी कमेटी को फॉलो करेंगे। तो एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो ये हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को सेबी की कार्यप्रणाली पर शक है कि वो सही से काम नहीं कर सकते, क्या वो सेबी के अधिकारों को कम कर रहे हैं। ठीक है, ये सवाल उठ गया। दूसरा सवाल उठ गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कभी भी कोई पैनल बनाया जाए तो उसके बिना क्या कोई भी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती, निष्पक्ष नहीं हो सकती, ये भी सवाल उठ गया। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पैनल क्यों बनाना पड़ गया, क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सेबी ऑलरेडी है हमारे पास, हम उसके बेसिस पे काम कर सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट की कोई ज्वाइंट कमेटी बना दी जाती, सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों इंटरवीन करना पड़ा। तो पहला ऑप्शन है वेदर द कमिटी कैन अवॉइड गोइंग इनटू द चार्जेस ऑन इट्स ओन बिफोर इट कैन कंफर्म और रूल आउट रेगुलेटरी फेलियर। बोल रहे हैं कि क्या कमेटी जो भी चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर खुद से निर्णय नहीं ले सकती अपने आप,
कि या फिर उनको कि यहाँ पे रेगुलेटरी फेलियर हुए हैं या यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं हमारे एंड से, या फिर उनको जवाबदेही उस कमेटी को ही देनी पड़ेगी, ठीक है। Whether the committee will be able to suggest measures to strengthen the regulatory framework, बोल रहे कि क्या कमेटी कुछ ऐसे हमें सुझाव देने वाली है कि हम सेबी को किस तरीके से और मजबूत कर सकें या उनकी उसमें पारदर्शिता ला सकें या फिर उसकी कार्यप्रणाली को और बेहतर कर सकें। तो सजेशन तो वो कोई नहीं देने वाले है ना इस तरीके का। उनका तो यही है कि रेगुलेटर से कहाँ चूक हुई है, तो क्या वो कर पाएंगी बिना किसी उनके ऊपर चार्जेस लगाए हुए कि अगर उनकी गलतियां होंगी तो क्या उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे, क्या होगा, सेबी के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। Whether the committee will be able to ascertain the causal factors that led to volatility in the market, बोल रहे हैं कि किन कारणों की वजह से मार्केट में इस तरीके की घटना हुई है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर इस तरीके से मार्केट में छेड़छाड़ हुई है तो आप एक डे टू डे ट्रेडर के बेसिस पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप क्या उनकी सच्चाई जांच सकते हैं। उससे आपका क्या हो जाएगा, एक कि विश्वास टूटने वाली बात हो जाएगी कि अब इसके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ पे भी मतलब हेर फेर हो रही है। अभी तक तो किस्मत का था पर अभी यह किस्मत का खेल नहीं है, ये मतलब जो बड़े लोग बिजनेसमैन चाहेंगे उस हिसाब से हम लोग इनकम कमाएंगे, ठीक है। तो उसकी भी जो नाजुक कड़ियाँ हैं, जो नाजुक चीज़ें हैं, उनको उनने किस तरीके से तोड़ा, क्या इसके ऊपर कमेटी कोई एक्शन ले पाएगी कि क्या इसको ढूंढ पाएगी कि इन वजहों से हुआ, या नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन है वेदर द कमिटी कैन अवॉइड गोइंग इनटू द चार्जेस ऑन इट्स ओन बिफोर इट कैन कंफर्म और रूल आउट रेगुलेटरी फेलियर, ठीक है। व्हाट इज द कोर्ट्स फोकस ऑन इन अडानी केस, बोल रहे कोर्ट का क्या फोकस है अडानी केस में, क्या फोकस है कोर्ट का अडानी केस में। वो सिर्फ यही चाहता है कि जो सेबी है उसकी फंक्शनिंग रहे, इंडिपेंडेंट रहे, उस पर उनका कोई भी हाथ नहीं रहे सेबी का। बस वो ये देखना चाहते हैं कि सेबी अपना अच्छे से काम कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर इतना बड़ा केस हुआ है, जनता का इतना पैसा डेली बेसिस, कितने शेयर होल्डर्स होंगे, है ना, पब्लिक ऑफरिंग्स अगर इनकी है तो कितनी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने खरीदे होंगे शेयर्स। तो उस चीज़, अगर पब्लिक का इंटरेस्ट का कोई चीज़ है तो उसके ऊपर डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो सही तरीके से चले, ठीक है। और सेबी एक रेगुलेटर है, अगर उसमें भी करप्शन की वजह से इस तरीके के केसेस छूट जाएंगे तो फिर आगे और कोई कमेटी बनाने का मतलब नहीं रह जाता। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप फेल होने ही वाले हो, बिकॉज वो डिसाइड कौन करेंगे, मिनिस्टर्स, बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, ये सब लोग मिलकर डिसाइड करने वाले, ठीक है। Highlighting investors' losses suffered following the Hindenburg revelation। अब हिंडबर्ग क्या है, हिंडबर्ग वो कंपनी है जिसने ये अडानी के रिवील करा है कि अडानी ग्रुप ने इस तरीके से शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करा है या फिर अडानी ने शेयर्स छुपाए हैं। तो ये सब रेवलेशन कहाँ आया है, हिंडबर्ग की एक रिपोर्ट में है। हिंडबर्ग एक कंपनी का नाम है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कोर्ट का मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स को जो लॉसेस हुए हैं हिंडबर्ग के इस जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जाहिर करी है उसके बाद उनको हाईलाइट करना। तो ये तो उनका मकसद नहीं है, उनको हाईलाइट करना तो मकसद नहीं है, हाईलाइट तो वो अपने आप ही हो गए हैं कि क्या लॉसेस हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द कंडक्ट ऑफ द अडानी ग्रुप कंपनीज, अडानी ग्रुप कंपनीज की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो उनका व्यवहार है, उनका जो ऑपरेशंस है, उनको इन्वेस्टिगेट करना वो भी नहीं है इनका मेन मकसद है सेबी के ऊपर नजर रखना। प्रिजर्विंग सेबीज कंडक्ट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, बोल रहे सेबी का जो तरीका है काम करने का, उनका जो फंक्शन है उसको प्रिजर्व करना, उसको इंडिपेंडेंट रखना कि पॉलिटिक्स का उसके ऊपर असर ना पड़े। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is the concern raised about the fate of similar committees to the one appointed in the Adani case? बोल रहे हैं कि
जो ये कमेटियाँ बनाई जाती हैं, ऐसा कोई भी केस होता है उसके ऊपर ऐसी कोई कमेटी बना दी जाती है। अभी जैसे हमने कल के आर्टिकल में पढ़ा था कि एक और इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो ऐसी कमेटीज़ का फ्यूचर क्या है, ठीक है। ये लोग फिर केस सॉल्व हो गया, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग, ठीक है। इनको दिया गया कि सेबी अच्छे से काम करे, लेकिन क्या इन्होंने एक बार रिपोर्ट पेश कर दी उसके बाद सेबी अच्छे से काम करने लग जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। हो सकता है फिर आपने रिपोर्ट की, तब तक अच्छा चल रहा था काम, उसके बाद में जब आपके डिसमेंटल हो गया आपकी कमेटी, उसके बाद में वो खराब हो गया। तो बोल रहे हैं कि इनके भविष्य के ऊपर, इस तरह की कमेटीज जो बनाई गई हैं, इनके भविष्य के ऊपर क्या सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, दे मे नॉट बी एबल टू अवॉइड गोइंग इनटू चार्जेस ऑन देयर ओन बिफोर कंफर्मिंग और रूलिंग आउट रेगुलेटरी फेलियर। बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो ना बच पाए, वो अवॉइड ना कर पाए, जो चार्जेस लग रहे हैं उनके ऊपर भी लगे, या फिर उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जाए, या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के ऊपर चार्जेस लगे उनसे वो ना बच पाए, ठीक है, कंफर्म करने से पहले। They may not be able to suggest measures to strengthen the regulatory framework। बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो ऐसा कोई भी सजेशन ना दे पाए जिससे कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को हम स्ट्रेंथ कर और मजबूत कर पाए। द आउटकम में नॉट बी फेवरेबल। बोल रहे हैं कि हो सकता है इसका जो आउटकम हो वो अच्छा ना हो। तो ये तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आउटकम अच्छा ना हो। तो यही है इनका कंसर्न, इनका भविष्य यही है कि जो भी ये रिपोर्ट लाएंगे हो सकता है उनका आउटपुट जो है वो अच्छा ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is author's stance on the focus of the court in the Adani SEBI controversy? बोल रहे हैं कि ऑथर का क्या स्टैंस है कि कोर्ट का किस चीज़ के ऊपर फोकस है सेबी अडानी कंट्रोवर्सी में। क्या किस चीज़ के ऊपर है फोकस सेबी अडानी कंट्रोवर्सी में? कोर्ट का मेन फोकस क्या है? कोर्ट का फोकस मेन ये है कि सेबी जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन करे, ठीक है, उसका कंडक्ट प्रॉपर हो, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन से बची रहे, ठीक है, फेयर हो पूरी का इन्वेस्टिगेशन। ये है उनका मेन मकसद कोर्ट का। अब देखते हैं ऑप्शन। द कोर्ट्स फोकस शुड बी ऑन द कैजुअल फैक्टर्स दैट लीड टू वोलेटिलिटी इन दी मार्केट। बोल रहे हैं कोर्ट का पूरा फोकस इस बात पर है जो भी कॉजल, मतलब जिन भी कारणों से ये चीज़ हुई है जिसकी वजह से मार्केट कमज़ोर हुई है, ठीक है, बाहरी अटैक के लिए ओपन हो गई है मार्केट, तो उसके जो कॉजेज हैं उनका पता लगाना, इसी के ऊपर कोर्ट का फोकस है सारा। द कोर्ट्स फोकस शुड बी ऑन सिवियर लॉसेस सफर्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। बोल रहे कोर्ट का पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना लॉस हुआ है, कितने मात्रा में उनका लॉस हुआ है, इसके ऊपर होना चाहिए। या फिर द कोर्ट्स फोकस शुड बी ऑन सेबीज कंडक्ट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम मार्केट मैनिपुलेटर्स। कि कोर्ट का पूरा फोकस सेबी के कंडक्ट के ऊपर होना चाहिए, उसकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के ऊपर होना चाहिए, ताकि उसको जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, या फिर दूसरे शब्दों में कहें पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, या फिर कोई भी ऐसे हाई प्रोफाइल पावर्स हैं, उनसे उनको बचाया जा सके, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। द कोर्ट्स फोकस शुड बी ऑन हाईलाइटिंग इन्वेस्टर लॉसेस टू इंश्योर अ क्विक एक्सोनरेशन फॉर अडानी ग्रुप। बोल रहे हैं कि कोर्ट का पूरा फोकस जो है वो इन्वेस्टर्स के जो लॉसेस हुए हैं उसके ऊपर होना चाहिए, ताकि अडानी ग्रुप, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि जो अडानी ग्रुप है उसको उसका जो मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हक बहाल हो सके, अडानी ग्रुप की तरफ से जो भी उनका नुकसान हुआ है उसको भरपाई की जा सके, ठीक है। तो उनका तो मेन फोकस यही है कि सेबी का कंडक्ट सही रहे, ठीक है। तो ऑप्शन सेबी का कंडक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ऑथर्स व्यू ऑन द इनहेरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। बोल रहे हैं ऑथर का क्या नज़रिया है कि जो मार्केट के रिस्क हैं
उनके ऊपर कि मार्केट में ये रिस्क तो होते ही होते हैं, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये फॉलोइंग रिस्क हैं वो रहेंगे। अब आप अगर डेली ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि एक दिन आपने किसी कंपनी में लगाया तो वो हो सकता है कि अच्छे आपको रिजल्ट्स मिले, दूसरे दिन हो सकता है कि ज़ीरो पे आप आ जाए या फिर आपको नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, तो डेली ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको देखना पड़ेगा, मार्केट पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी, थोड़ी सोच रखनी पड़ेगी, समझ। और दूसरा इफेक्ट होता है कि बाहर अदर कंट्रीज़ जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ के जो बाजार है उनका असर भी पड़ता है सीधा सीधा इसके ऊपर। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं कि कौन से रिस्क हैं जो ऑथर के अनुसार स्टॉक मार्केट में रहते ही रहते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर इनहेरेंटली रिस्की एंड कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय सेबी। बोल रहे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी रिस्की हैं और सेबी द्वारा रेगुलेट नहीं किए जा सकते। तो सेबी तो रेगुलेटर है, वही रेगुलेट करेगा, रिस्की है लेकिन सेबी ही करेगा। SEBI can regulate stock market investments by prescribing norms and mandating disclosures। बोल रहे सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर सकता है कुछ नियम कायदे कानून बना के, और ये चीज़ की आपको डिस्क्लोजर्स रखने हैं, मतलब ओपननेस रखनी है, ओपेक रखना है सारा चीज़ें। ठीक है, ये मैंडेटरी करके, एकदम ज़रूरी करके, वो तो वो करता ही है। The Adani Group and the government are responsible for the inherent risk associated with stock market। बोल रहे केवल और केवल अडानी ग्रुप और हमारी सरकार जिम्मेदार है जो भी अब इसमें रिस्क एसोसिएट हुए हैं, इनहेरेंट रिस्क आए हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में उनके लिए। तो ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट में पहले से ही रिस्क चल रहे हैं। ठीक है, अब हम अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आपको पता है बहुत मेजर फ्रॉड्स हुए हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब ये है कि इस टाइम पे अडानी ग्रुप हाईलाइटेड है। ओके, नो मेजर कैन बी अ गारंटी अगेंस्ट मार्केट फोर्सेस रिएक्टिंग सेंसिटिवली टू डेवलपमेंट्स। बोल रहे कोई भी ऐसा हम तरीका नहीं निकाल सकते जिससे कि बचा जा सके जो भी मार्केट में रिस्क हो या मार्केट फोर्सेस हो उनसे, मतलब ये गारंटी मिल जाए कि हाँ हमारा नुकसान नहीं होने वाला, या मार्केट इस तरीके से बाहर। अब यूरोप में अगर जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम उस वॉर की वजह से हमारी मार्केट के ऊपर, हमारे शेयर बाज़ार के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अगर यूएस से रशिया की फ़ाइट हो जाए तो भी वो सारा इम्पैक्ट शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट पे पड़ेगा। तो ये बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, कोई भी नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होते हैं उनका असर इसके ऊपर पड़ेगा। ऐसा कोई भी गारंटी नहीं ली जा सकती कि इस तरीके से हम अगर ये चीज़ अपना लें तो असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन अडानी केस। अब देखो सारी टोन्स क्या हैं, न्यूट्रल, यानी कि दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं। उन्होंने अच्छा भी बताया बुरा भी बताया, न्यूट्रल रहा कि इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान है। ये नहीं कहा कि नहीं ये करना चाहिए, बहुत सही है, मेरे ओपिनियन में भी ये चीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं कहा। ना कि ये कहा कि बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। तो न्यूट्रल था। नेगेटिव वही कि गलत फैसला है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके ये नुकसान ही हो जाएंगे, हालांकि ये फ़ायदे बट फिर भी हम नुकसानों को देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वही नेगेटिव का अपोजिट। अनसर्टेन मतलब राइटर को भी नहीं पता कि इसका क्या नतीजा आएगा। ठीक है, राइटर को भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया या बुरा किया, अनसर्टेन है। ठीक है, वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे, लेकिन उन्होंने बड़ा ही न्यूट्रल सा रवैया रखा। उन्होंने उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। ठीक है, तो उनका काफ़ी न्यूट्रल सा रवैया रहा। तो ऑप्शन ए न्यूट्रल इज़ द करेक्ट आंसर। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है, किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट का जो अडानी केस के ऊपर ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने कमेटी बनाई है, उसके वही है मेन थीम पैसेज का, कि उस कमेटी के फ़ायदे हैं, नुकसान है, उस कमेटी का सेबी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और उस कमेटी का जो है असर हमारे सेबी की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्या पड़ेगा और अडानी ग्रुप के केस के ऊपर क्या पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन स्टॉक मार्केट, की इन्वेस्टर्स को किस तरीके से बचाया जाए स्टॉक मार्केट में। तो ये तो थीम नहीं है उनका, तो इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है। द अडानी ग्रुप्स एलिज्ड रेगुलेटरी फेलियर्स नेगेटिव।
बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना था, सॉरी, फेलियर्स बोल रहे हैं जो अडानी ग्रुप के रेगुलेटरी, कथित तौर पे जो रेगुलेटरी फेलियर्स हुए, मतलब अडानी ग्रुप ने जो नियमों को ताक पे रख के, कथित तौर पे नियमों को ताक पे रखा शेयर मार्केट में, उस वो है इनका मेन मकसद, वो भी नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर टू फॉर्म अ कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द अडानी केस, बोल रहे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया जिसमें एक कमिटी गठित की गई जो कि अडानी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इन डीलिंग विद मार्केट मैनिपुलेटर्स, बोल रहे हैं कि कितनी इफेक्टिव है, ठीक है, कितना इफेक्टिव है जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कोई भी मार्केट में मैनिपुलेशन हो उनसे डील करने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्लॉट? अब फ्लॉट मैंने आपको मतलब बताया था, फ्लॉट का मतलब होता है डिसओबे करना, ठीक है, ब्रेक करना, तोड़ देना, कहना नहीं मारना, इग्नोर करना, ये होता है फ्लॉट का मतलब। ओबे डिसओबे का एंटोनिम है, ओबे का मतलब आपका बिल्कुल बात मानना है, बड़े आज्ञाकारी हैं, ठीक है, तो मानना। डिफाई, डिफाई भी होता है मना करना, नहीं मानना, आपको कुछ काम करने के लिए बोला, आपने डिफाई कर दिया, मना कर दिया, डिनाई कर दिया, तो नहीं मानना, डिफाई। रिस्पेक्ट, किसी को इज्जत देना। अप्रूवल, किसी काम की परमिशन देना, ठीक है, या किसी की परमिशन लेना। तो अब फ्लॉट मतलब होता है डिसोबे, नहीं मानना, डिफाई मतलब होता है डिसोबे, नहीं मानना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश माध्यम के नाम से। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो पैसेज हमने जिसके क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं उसका आपको जो ऑडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी होली, डू एंजॉय, बी सेफ और स्टडी करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।